गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पाइथन लेक्चर में आपको स्वागत है। आप इस वीडियो लेक्चर में पढ़ोगे कि देखो हमने अभी तक फर्स्ट लेक्चर फिनिश किया है फिजिक्स का, और वो फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड था मोशन से। अब मोशन का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है फोर्स और लॉ ऑफ मोशन। जो फोर्स और उससे रिलेटेड जितने भी जो नियम कानून है, मतलब लॉ ऑफ मोशन से आएंगे। वो देखो फोर्स की डेफिनेशन लॉ ऑफ मोशन के एक लॉ से आती है। ओके, इसके जो इसका डेरिवेशन है, मतलब फॉर्मूला है, वो भी लॉ ऑफ मोशन से आता है। तो इस तरह से फोर्स और लॉ ऑफ मोशन के बारे में इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चीज डिस्कस करने की है, फोर्स क्या है। ओके, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज उसका मास कुछ भी हो, एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये रेस्ट में है, फिलहाल के लिए इनिशियली रेस्ट में है। अब मैंने एक ऐसा कुछ फिजिकल इस पर फिनोमेना, फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई की जिससे ये मोशन में आ गई। किस में आ गई? मोशन में आ गई। यानी कि मोशन में आते ही कहेंगे कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन में इसने चेंज ले आई। तो देखिए हमने ऐसा क्या अप्लाई किया जिससे ये रेस्ट से मोशन में आ गई। अच्छा, इसका रिवर्स भी सोचें। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, हमने ऐसा क्या अप्लाई किया जिससे वो मोशन से रेस्ट में भी आ जाती है। हमने ऐसा कुछ अप्लाई किया, किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रही है तो वो रेस्ट में भी आ जाती है। तो वो जो एफर्ट है, एक्चुअल में वो जो प्रयास है, वो जो एफर्ट है जिससे कोई भी रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट में आ जाती है ऑब्जेक्ट, तो वही वो क्वांटिटी है फोर्स, बिकॉज ऑफ फोर्स। तो क्या हम कहें? फोर्स इज द एफर्ट। Force is the effort. So that's why a object from rest to motion or motion to rest. Okay, तो ये तो फोर्स के बारे में रहा कि भैया फोर्स एक एफर्ट है। ओके, हम जिससे पोजीशन चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ओके, अब बात आती है फोर्स के अगला नेक्स्ट है टाइप ऑफ फोर्स। अकॉर्डिंग टू अ चैप्टर, ओके, टाइप ऑफ फोर्स जो आपके लिए डिस्कशन के लिए है, वैसे काफी होते हैं पर इसमें अपन दो ही पढ़ेंगे, बैलेंस और अनबैलेंस। अब देखिए बैलेंस फोर्स क्या है और अनबैलेंस फोर्स क्या है। देखो मैं यहां पर एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कोई भी फोर्स इस पर अप्लाई किया था, कुछ समय के लिए फोर्स अप्लाई किया। फोर्स से मतलब होता है कि इसको हमने एक मूवमेंट दे दिया, मतलब वेलोसिटी आ गई कुछ ना कुछ इसमें, ठीक है ना। सपोज यू वेलोसिटी आ गई है। ओके, ये अभी तो रेस्ट में था लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद मोशन में आ गया। अब जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई करने के बाद वो हटा भी लिया है फोर्स, कुछ टाइम के लिए मैंने फोर्स अप्लाई किया है। अब ये कुछ मूव करने के बाद ये खुद ब खुद रुक जाती है ना। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूवमेंट करने के बाद रुक जाएगी। अच्छा, वो क्यों रुक गई? क्योंकि अगर हम बात करें रियल टाइम सिस्टम में, मतलब प्रॉपर जो है, ये फ्रैक्शन होता है। यहाँ पर फ्रैक्शन है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पर मूव कर रही है तो उसमें एक फोर्स, अपोजिट फोर्स लगता है, फ्रैक्शन बिकॉज ऑफ द सरफेस। जिस सरफेस पर भी वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो एक फ्रैक्शन है, उसका एक फ्रैक्शन होता है जो कि अपोज करती है उसके मूवमेंट का, ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट कुछ समय बाद रुक जाती है। ओके, ऐसा अगर कंडीशन है, रुक गई है बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शन, रुक गई है, तो ये होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि ये फोर्स जो है वो कंटिन्यूटी में रखे इसको, मतलब ये वस्तु एक ऐसा कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन से मूव कराने के लिए आपको कंटिन्यू जो फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको यूनिफॉर्म मोशन से चलाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को जो आपको फोर्स लगाए रहना है कंटिन्यू, वही फोर्स जो होगा वो बैलेंस फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? वो बैलेंस फोर्स होगा, ठीक है ना। तो ये तो था टाइप ऑफ फोर्स, बैलेंस और अनबैलेंस। चलो, अब मैं लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक टर्म है इनर्शिया, इसको सेकंड टर्म मास भी कहते हैं, सभी ने सुन रखा है मास तो। ओके, अब साइंटिफिकली इसको इनर्शिया भी कहते हैं। तो देखो मास या इनर्शिया क्या होता है, आप इसको क्लियर कर लोगे तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बड़ी आसानी से आएगा। ये सब स्टेप बाय स्टेप है। ओके, तो इनर्शिया देखिए, इनर्शिया क्या है? तो देखो जनरल थिंग समझें कि कोई भी ऑब्जेक्ट
कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो रेस्ट में है ओके, हम फोर्स लगाने गए, उस पर हमने ऐसा थोड़ी अचानक से हमने 100 न्यूटन लगा दिया। हम फोर्स लगाते हैं तो एक स्टार्टिंग होती है 0, 1, 2, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, है ना, ऐसे इंक्रीज करता है। तो वो एक ऐसा कट ऑफ होगी इस फोर्स की, एक ऐसा पर्टिकुलर फोर्स के बाद ही ये मूव करना स्टार्ट करेगा, उससे पहले मूव नहीं करेगा। तो ये उससे पहले जो मूव ही नहीं कर रहा था, जब हमने 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन जो फोर्स लगाया है ना, तो ये क्यों मूव नहीं कर रहा था उस समय, क्यों मूव नहीं करा? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में अपनी एक प्रॉपर्टी होती है मोशन, मतलब जो भी है ऑब्जेक्ट है रेस्ट में तो रेस्ट में रहता है, मूवमेंट कर रहा तो मूवमेंट में रहता है, क्योंकि वो अपने चेंज का अपोज करता है। जिसमें अचानक से जो चेंज आता है ना, उसका थोड़े समय के लिए तो वो अपोज करता है, ओके, अपोज करता है। तो यही अपोज कहलाता है इनर्शिया, ओके, कहलाता है इनर्शिया। तो इनर्शिया की डेफिनेशन क्या बनी? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल हु अपोज द सडन चेंजेस, ओके, सडन चेंजेस। चाहे मूव कर रही है तो उसको रेस्ट में लाओगे तो थोड़ा शायद हो सके तुम्हें टाइम लग जाए, क्योंकि जब तक वो अपोज करेगी, रेस्ट में है तो मोशन में लाना है आपको, तब भी वो अपोज करेगी। तो यही प्रॉपर्टी इनर्शिया, यानी कि सेकंड टर्म मास भी कहते हैं। अब देखिए एक चीज और, इनर्शिया जो होगा वो मास के एक तरह से कहें प्रोपोर्शनल होगा। मास के क्या होगा? प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब ये है किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, किसी ऑब्जेक्ट का 100 kg मास है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ 10 kg का है, ओके, तो कौन ज्यादा अपोज कर पाएगा किसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए? कौन ज्यादा अपोज कर पाएगा? 100 kg ज्यादा अपोज कर पाएगा। ज्यादा टाइम उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा समय लग जाएगा उसको मूव कराने के लिए, अगर हम इनिशियली स्टार्ट करें फोर्स को लगाना। तो यानी कि जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, यानी इनर्शिया प्रोपोर्शनल मास, ये ज्यादा अपोज कर पाएगा। 10 kg हल्का है तो वो हल्का ही, है ना, वो कम समय में ही मूव कर जाएगा, यानी कि उसका कम इनर्शिया, कम अपोज कर पाया, वो कम इनर्शिया है उसमें, ठीक है ना। तो इनर्शिया प्रोपोर्शनल मास। तो चलो ये भी चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं लॉ ऑफ मोशन पर। यही इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अच्छा मैं इसको एक नाम और देता हूं मैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी पढ़ा आपने इनर्शिया, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप समझ रहे हो यार, इनर्शिया तो अभी पढ़ा है, इनर्शिया के बारे में जान भी गए। तो यानी कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगभग इनर्शिया से ही रिलेटेड होगा। अब देखिए कैसे रिलेटेड है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका स्टेटमेंट देखिए पहले कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रही है, ओके, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर वो मूवमेंट कर रही है तो वो मूवमेंट ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो ये जो प्रॉपर्टी है रेस्ट में रहेगी, मूव में रहेगी, ये ब्रेक हो जाएगी, ओके ना। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसका स्टेटमेंट जरा मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए ऑब्जेक्ट इन रेस्ट or in motion till external force will not exert or apply, okay, until a external force will not apply, a object will in rest or in motion, okay। तो यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो रेस्ट, ए ऑब्जेक्ट will in rest or motion until a external force not apply, ओके। जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में ही रहती है। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये बहुत सिंपल लॉ था, ओके, सिंपल स्टेटमेंट है और इसको कहें लॉ ऑफ इनर्शिया। और यही इनर्शिया की प्रॉपर्टी थी, अभी हमने देखा इनर्शिया की यही तो प्रॉपर्टी थी कि वो अपनी पोजीशन का अपोज करता है भाई, है कि नहीं करता है, तो इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ओके। अभी आप पढ़ोगे
अच्छा, इसके एग्जांपल और देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल की बात करें तो देखिए, आप ट्रेन में, देखिए मैं ट्रेन बना रहा हूँ, छोटी सी बस बना लेते हैं, बस सोच लें। बस में जब कोई ह्यूमन बैठा होता है, ओके, जब उसमें क्या लगती है, ब्रेक। क्या लगती है, ब्रेक का मतलब होता है कि वो अपोज ब्रेक का मतलब होता है उसमें अपोजिट फोर्स लगा है, फ्रिक्शन बढ़ा दिया गया है टायर्स का, यानी ब्रेक उसका मोशन कम कर दिया गया है, यानी कि ब्रेक लगा दी गई है, तो अपोजिट फोर्स लगाया है। तो देखिए, जब ये बस मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो आपकी बॉडी भी v वेलोसिटी से मूव करती है, लेकिन जैसे ब्रेक लगाई है तो उसका मतलब है उसमें अपोजिट फोर्स लगाया है। तो ये जो बॉडी है v से अभी तक कुछ समय के लिए और मूव करेगी, क्योंकि वो सडन चेंज हो रहा है, अचानक ब्रेक लगी है, सडन चेंज। तो आपकी बॉडी कहाँ जाती है, आगे की तरफ बढ़ती है। नहीं, ब्रेक लगाते हैं तो आगे की तरफ बढ़ती है, ओके ना। तो इसका मतलब क्या है, उसने बॉडी ने आपके चेंज एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, इसलिए आपकी बॉडी मूव ही कर रही है थोड़े समय के लिए, अभी भी बस तो रुक गई लेकिन आपकी बॉडी मूव ही कर रही है, ओके। तो यह एक एग्जांपल हो गया फर्स्ट ऑफ मोशन। इसी तरह से जब एक ट्रेन है, ट्रेन कभी रुकी हुई है ना, स्टॉप, रुकी हुई है, अचानक से चल जाए ट्रेन, अचानक से चल जाए, तो आपकी बॉडी भी देखो, जब रुकी हुई है ट्रेन तो आपकी बॉडी भी, जो बैठे हो अंदर, वो भी रुकी हुई है, लेकिन जैसे ही ट्रेन पर एक फोर्स लगा है, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हुई है या फिर फोर्स लगाया गया है, तो आपकी बॉडी भी फिलहाल के लिए क्या होगी, रेस्ट में। लेकिन वो अचानक सडन चेंजेस को अपोज करती है, तो अपोज करने के लिए बॉडी थोड़ी सी पीछे पुश करती है, ओके। तो ये एग्जांपल है, इस तरह से आप देख सकते हो, और भी एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हो। चलो अब आ जाओ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले मैं एक टर्म है मोमेंटम, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है ना, उसका मास m है, वजन है, कुछ उसमें मास है, अगर उसकी वेलोसिटी v है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है, यानी कि वो मोशन कर रहा है विद द v वेलोसिटी, तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा, यानी कि p जो होगा, वो उसके मास के प्रोपोर्शनल और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम कहें p इक्वल टू m इंटू वी, यानी मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होता है मोमेंटम। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला भी है, आगे चल के काम भी आता है काफी। p इक्वल टू एम वी, यानी कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। चलो इसकी यूनिट की बात करें कि मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, तो देखो यूनिट आप निकाल सकते हो, यहाँ रखो, मास क्या होता है, किलोग्राम, केजी, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट हो गई केजी मास पर सेकंड, ओके। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी या दूसरी क्वांटिटी डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज ऑन डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। क्योंकि वेलोसिटी भी क्या है, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है, ओ सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर पी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और पी की डायरेक्शन भी वही होगी जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। चलो, आपने मोमेंटम के बारे में इतना सीखा। अभी हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स, exerted force which is applied on a body is proportional to the rate of change in motion। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए, applied force on a body is proportional to the change of rate of motion, वो momentum, change of rate of momentum। यानी कि देखो, डी बाई डी टी तो रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज की रेट, किस रेट से वो चेंज हो रही है। डी बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी हम क्वांटिटी को किसी रेट से चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको आगे लगा दो डी बाई डी टी। हम किसको चेंज कर रहे हैं, पी को, यानी कि मोमेंटम को। यानी कि क्या बनेगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोशन, ओके। तो देखो एफ, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, जब प्रोपोर्शनल हटता है, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर सपोज के, ओके, ये हो गया डीपी बाई dt। अब देखो आइडियल केस में तो k को हम 1 पुट करते हैं, k आइडियल, यहाँ पर आइडियल केस में k 1 होता है, तो f इज इक्वल टू d बाई dt। अब देखिए p को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ
चूंकि P इक्वल टू अभी हमने क्या पढ़ा था एम वी, अभी पढ़ा एम वी, तो यहां से डी वाई डी टी ब्रैकेट में एम वी। ओके चलो इधर आ जाते हैं। अब ये एम क्या है, एम तो मास है, मास तो कांस्टेंट होता है, इसमें कोई चेंज आएगा क्या, कोई रेट से किसी रेट से मास चेंज होता है क्या, नहीं होता, मास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, कोई रेट चेंज नहीं होती। तो एफ इक्वल टू एम बाहर आ गया, बचेगा क्या डीवी बाई डी टी। ओके एफ इक्वल टू एम। अब मुझे बताओ डीवी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है अगर सपोज उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v2 हो गई और जबकि पहले थी v1। ओके तो चेंज देखो v2 माइनस v1 दो चीजों का डिफरेंस ही होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन dt टाइम। ओके तो मुझे बताओ ये आपने पढ़ रखा है ना फर्स्ट चैप्टर में मोशन में, ये क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या होता है एक्सेलरेशन। यस तो f इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला किसी को याद आया f इक्वल टू एम ए, आपने कई बार यूज भी किया होगा, ओके सुना भी होगा। तो ये डेरिवेशन जो ये फॉर्मूला जो एक्चुअल में अब आता है, अभी कोई भी पूछे कि साहब फॉर्मूला मतलब जो फोर्स है उसका फॉर्मूला कहां से डेवलप हुआ, तो आप बताओगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डेवलप हुआ साहब फॉर्मूला। अगर कोई पूछे कि साहब डेफिनेशन कहां से आई फोर्स की, तो आप बोलोगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, यानी डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब बात करें इसकी यूनिट की, वैसे पता होती है सबको, निकाल लो फिर भी। एफ इक्वल टू देखो दो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट, तो फोर्स की होती है न्यूटन, क्या होती है वो न्यूटन। एक होती है डिराइव्ड यूनिट जो कि फॉर्मूले से आती है, तो यहाँ पर फोर्स की दूसरी यूनिट होगी एम इंटू ए से। बताओ एम होता है केजी और ए का क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इसकी दो यूनिट हो गई न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बात कर लेते हैं क्वांटिटी की, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि फोर्स भी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के पर, तो यानी कि फोर्स हो गई वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स की जो डायरेक्शन है वही होती है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ये याद रखना है ना, ये चीज थोड़ी एडिशनल होती है पर आपको समझनी होंगी कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, क्योंकि मास का तो कोई रोल नहीं है, मास इज द स्केलर क्वांटिटी। चलो तो आपने इतना डिस्कस किया फोर्स की, आपने एटलीस्ट फॉर्मूला निकाला। ओके अच्छा एक टर्म और मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहीं पर ही, इम्पल्स है ना, इम्पल्स एक टर्म है इम्पल्स। देखिए इम्पल्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, किसी भी जब हम ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कोई फोर्स लगाया हमने सडनली ऐसे करके, बहुत ही कम टाइम के लिए लगाया, तो देखिए एक तरह से हमने इम्पल्स दिया उसको, क्या दिया इम्पल्स दिया। सो इम्पल्स आई इक्वल टू होता है फोर्स विच इज अप्लाई फॉर ए स्मॉल टाइम, सपोज डी टी। ओके स्मॉल टाइम डेल टी कह दो चाहे डी टी कह दो, ओके दोनों ही सेम चीज है। For a small time dt, a force is applied F, then impulse is equal to F into dt. Okay. अब देखिए मैं कुछ छोटा सा यहाँ पर डेरिवेशन करके कुछ चीजें हम प्रूव करना चाहेंगे, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो I इक्वल टू F, अच्छा F को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी हमने फॉर्मूला निकाला है, F इक्वल टू होता है, क्या होता है बताइए, चूंकि F इक्वल टू एम ए को लिख रहा हूं मैं डीवी बाई डी टी, क्या लिख रहा हूं क्योंकि डी टी की फॉर्म में। अच्छा आई इक्वल टू हो जाएगा एम डीवी बाई डी टी, ये तो पूरा एफ रहा, और डी टी से डी टी कैंसिल, बचा क्या आई इक्वल टू एम डीवी, और डीवी क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए एम वी टू माइनस वी वन ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, और इसको मल्टीप्लाई करो तो एम वी टू माइनस एम वी वन। ओके ये हो गया। तो मुझे जरा बताइए, ये देखो एम एम दोनों में सेम एम है, तो इसका मतलब है मास सेम है, तो यानी ऑब्जेक्ट तो एक ही है, तो इसको कहूंगा मैं P2, यानी कि सेकंड पोजीशन वाला क्या मोमेंटम माइनस फर्स्ट पोजीशन के लिए मोमेंटम, यानी कि फाइनली मैं कहूंगा कि जो आई होता है वो होता है P2 माइनस P1, यानी कि इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये देखो कई बार डिराइव करने के लिए आता है कि शो दैट या प्रूव दैट impulse is equal to change in momentum, change in
मोमेंटम। तो देखो ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलो मैं इसके एग्जांपल और कर देता हूं, उसके बाद हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जो एग्जांपल्स हैं वो डिपेंड करेंगे सीधे F इक्वल टू एम dv/dt पर। ओके, कैसे देखिए, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन टाइम को जरा तुम बढ़ाओगे, किसी भी चीज के टाइम को जरा बढ़ाओगे, यानी कि थोड़ा सा टाइम और उसको इंक्रीज करने पर फोर्स क्या होता है, कम होगा, क्योंकि ये कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। dt नीचे आ रहा है, इसके ये इधर आ रहा है, तो dt को इंक्रीज करेंगे, टाइम को इंक्रीज करूंगा, फोर्स कम लगेगा किसी भी चीज पर। अब देखिए इसके एग्जांपल होते हैं, जब कोई क्रिकेटर है, आप क्रिकेट सब देखते होंगे लोग, क्रिकेटर है जब वो बॉल को कैच करता है ना, कैच करता है इस तरह से कैच करता है, तो कभी देखना हाथ को पुश करता है, नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करता है जितना हो सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो एक्चुअल में उस बॉल की टाइम ड्यूरेशन को और बढ़ाता है वो, और होल्डिंग टाइम को बढ़ाता है, यानी कि उसकी पुशिंग टाइम को बढ़ाता है। टाइम बढ़ने पर क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, कहां पर, आपके हाथों पर। जब फोर्स आपके हाथों पर कम लगेगा तो जिससे क्या आप हार्मफुल नहीं होगा, वो इतना चोट नहीं लगेगी। ओके, तो इस तरह से आप क्रिकेटर का एग्जांपल दे सकते हो। और सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हो, ये एथलेटिक्स होते हैं, एथलेटिक्स। ओके, एथलेटिक्स, जब एथलेटिक्स का जो जंपिंग पैड होता है वो हमेशा रबड़ या फिर जंपिंग पैड लगाते हैं, क्योंकि जब वो जंप करके आता है बड़ी तेजी से फोर्स लगा के, तो वो उसके जो पैर हैं वो जंप कर सकें, यानी उन्हें टाइम मिल जाए। ओके, जिससे उनके पैरों को चोट कम लगे, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा, जिससे उनको चोट ना लगे। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन के लॉ ऑफ थर्ड मोशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इस तरह से हमें मोटिवेट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।